नमस्ते सभी को। आज मेरे इस लॉन्ग वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये दोनों एक ही कंट्रियां हैं या दोनों अलग अलग कंट्रियां हैं, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है किंग डायनेस्टी से चाइना की, जिसने पहली बार ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश की थी और उसने कर भी लिया था। आपको बता दें कि किंग डायनेस्टी चाइना की लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी थी, जो सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली। जो बात करें अगर तकरीबन तो 1611 से लेकर ये करीबन 1910 तक चलने वाली डायनेस्टी थी। किंग डायनेस्टी की एक और खासियत की बात करें तो 1719 की एरा में ये एक ऐसी डायनेस्टी थी जो अगर टेरिटोरियली बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डायनेस्टी मानी जाती थी। पर अगर टॉपिक की बात करें तो ताइवान चला जाता है जापान के हाथ में पहले सीनो जापानीज वॉर में, जो 1895 में हुई थी। इसके पहले एक बार किंग डायनेस्टी ने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन सीनो जापानीज वॉर में, जिसमें जापान की विक्ट्री होती है, इसमें ताइवान जापानीज के हाथों चला जाता है। आपको बता दें कि सीनो जापानीज वॉर का मतलब था कि चाइना और जापान की होने वाली बीच की लड़ाई, जो चाइना की किंग डायनेस्टी लड़ रही थी जापान की मीजी डायनेस्टी से। एक बार जापान के हाथ में ताइवान जा चुका होता है, लेकिन जब समय आता है 1945 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है जिसमें जापान हार जाता है, इसी के बाद से ताइवान जो रहता है वो चाइनीज के हाथों वापस चला जाता है। लेकिन उस वक्त एक बहुत ही टसल चल रहा होता है चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में। ये एक तरह की सिविल वॉर रहती है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल किसके हाथों होगा, लेकिन अंत में नेशनलिस्ट के हाथ से ताइवान चला जाता है और कम्युनिस्ट, जिस वक्त माओ जेडोंग की सरकार बनती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसके हाथों ताइवान पर कब्जा हो जाता है। 1949 में इंटरनली चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है और उसी के बाद वहां पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ नेशनलिस्ट ग्रुप जो रहता है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाता है। ये दोनों पार्टीज के बीच में आपस में एक टसल रहता है कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है वो किसके हाथों रहेगी। लेकिन उस वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी रहती है और उसी का दबाव ज्यादातर चाइना पर रहता है। जिसके बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसी के बाद एक वन चाइना पॉलिसी ले आती है, जिसमें वो डिक्लेयर करती है कि चाइना और ताइवान एक ही हिस्सा है और ताइवान पर चाइना की सोवरेनिटी पूरी है। इस वन चाइना पॉलिसी से एक अजीब सी चीज सामने आती है कि दोनों गवर्नमेंट यानी पीआरसी गवर्नमेंट और आरओसी गवर्नमेंट दोनों पूरे चाइना पर अपना लेजिटिमेट कंट्रोल बनाती है, जिस वजह से लोगों को भी ये कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअली में जो लीडर है चाइना का वो कौन है। इंटरनेशनली अगर बात करें तो इंटरनेशनली पीआरसी गवर्नमेंट यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक पूरे चाइना का गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी वन चाइना पॉलिसी को बहुत सारी कंट्रियां एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन जहां बात आती है ताइवान की, तो वहां पर कंट्रीज का कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होता। जिस कंट्रीज से चाइना के अच्छे रिलेशन है वो भी ताइवान से एक दूरी बनाकर रखते हैं, उससे कोई भी ऑफिशियल रिलेशन नहीं बनाते। ये तो बात होती है कि चाइना ने ताइवान को कैप्चर कैसे किया और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि चाइना की नजर ताइवान पर इतनी ज्यादा क्यों थी। आइए इस चीज पर भी बात करते हैं। पहला है इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस। ताइवान की जो प्लेस है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के पास में है, जो चाइना से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में ताइवान को कैप्चर करना चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिससे उसकी मिलिट्री फोर्स की एबिलिटी बढ़ सकती है। इस वजह से चाइना को जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज पर अपना थ्रेट जमाने के लिए आसानी मिल सकती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन। ताइवान एक नेचुरली रास्ता देता है चाइना को साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने के लिए, जो ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। तीसरा है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो अगर बात करें तो ताइवान हमेशा से वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर्स का एक बड़ा प्रोड्यूसर रहा है। लगभग 60% सेमीकंडक्टर वर्ल्ड के ताइवान से जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, चाइना इन्हीं सब कारणों की वजह से ताइवान पर अपना कब्जा और जमाने की कोशिश करता है।